हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो आज से दोस्तों हम हिंदी के एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, जो आपके क्लर्क के एग्ज़ाम और बंदी रक्षक हो गया और फॉरेस्ट गार्ड वगैरह और यूकेएसआई के लिए जो है ये सीरीज़ आपकी काम आएगी। ये लगातार चलती रहेगी जो एमसीक्यूज़ की है। तो अभी हम जो है भाषा के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में जो आपका पहला क्वेश्चन है कि भाषा का अर्थ है, तो मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द समूह आपका भाषा हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा का भेद नहीं है। तो धार्मिक भाषा जो आपका भाषा का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं। तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भाषा में आदर्श रूप को कहा जाता है। तो भाषा में आदर्श रूप को आपका परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है और मानक भाषा भी कहा जाता है। तो ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है। राष्ट्रभाषा का अर्थ है, तो राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है। राष्ट्रभाषा का अर्थ है देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा हो, उसको आप राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि राजभाषा का अर्थ क्या है। तो राजभाषा का अर्थ आपका है देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होती है उसको आप राजभाषा कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है। तो संविधान में हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि वो कौन सी बोली है जो मध्यकाल में साहित्य की सबसे समृद्धिशाली भाषा थी। तो ये आपकी ब्रज भाषा हो जाएगी इसका आंसर। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है। तो पंजाब की राजभाषा हिंदी आपकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो ये आपका सिंधु से जो है आपका हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अगला है कि हिंदी है हम वतन है हिंदोसता हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ है। तो ये आपका भारतवासी हिंदी का इसमें अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो आपका पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ। तो हिंदी भाषा का प्रारंभ आपका 1000 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो मैथिली आपकी बिहारी उपभाषा वर्ग की बोली है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः है। तो 60 करोड़, ये उस टाइम पुराना आंकड़ा है, इस टाइम शायद ज़्यादा हो गया होगा। तो फिलहाल 60 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है। तो 343 का जो फर्स्ट है इसके तहत घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो आपकी पश्चिमी हिंदी में जो है ब्रजभाषा आ जाती है। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आ जाती है। मानक हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो खड़ी बोली जो आपकी मानक हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियाँ हैं। तो कुल 18 बोलियाँ हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है। तो आपका यूपी जो है हिंदी क्षेत्र का प्रांत आपका हो जाता है। अगला है कि इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है। तो गुजरात की राजभाषा हिंदी आपकी नहीं है। कौरवी का दूसरा नाम है। तो कौरवी का दूसरा नाम आपका खड़ी बोली हो जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका जो ये प्रश्न है कि खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसलिए इसका नाम जो है खड़ी बोली पड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि भोजपुरी बोली का केंद्र है। तो बलिया भी है, छपरा भी है और गोरखपुर भी है भोजपुरी बोली का केंद्र। ये तीनों आपके हो जाएंगे। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता था। तो उपरोक्त सभी के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग होता था। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए भी होता था, खड़ी बोली के लिए भी होता था और हिंदी के लिए भी होता था। तीनों इसके आंसर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल कहकर किसने स्वदेशी भाषा अपनाने की प्रेरणा दी थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो आपकी का ये स्टेटमेंट है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्टेटमेंट है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लिपि का अर्थ है। तो ध्वनि चिन्हों का जो लिखित रूप है इसको कहते हैं लिपि। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है। तो इसका आंसर आपका देवनागरी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो भाग 17 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला आपका प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो आपकी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से मैथिली भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो विद्यापति पदावली जो आपकी मैथिली भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो गुजरात आपका हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है। तो ब्राह्मी लिपि से जो आपका नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है। तो अक्षरात्मक प्रकार की है। अगर अक्षरात्मक ऑप्शन में ना हो तो आप वर्णात्मक की तरफ जा सकते थे, ठीक है। आप वर्णात्मक की तरफ भी जा सकते हैं अगर अक्षरात्मक ऑप्शन में नहीं होगा। निम्नलिखित में से देवनागरी के अंक कौन से हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये थे अंक, लेकिन हमारे जो जब आर्टिकल वगैरह थे इसके, तो उसमें कहा गया था कि जो अंकों का स्वरूप होगा वो अंतर्राष्ट्रीय माना जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अंक ये आपके ये हैं, इसलिए आपका यही आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में संघ की राजकाज की भाषा की लिपि कहा गया है, क्योंकि यह देश में व्यापक रूप से समझी जाती है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देवनागरी लिपि के सुधार कार्य से संबंधित नहीं है। तो आपका जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं है। बाकी आपका गांधी हो गया, कालेलकर हो गया और विनोबा भावे हो गया, ये तीनों संबंधित थे हिंदी के विकास से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश में देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रमुखता से होता है। तो इसका आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी दक्षिण भारत के किस रूप में जानी जाती है। दक्षिण भारत में, तो देवनागरी दक्षिण भारत में नंदी नागरी के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन करने वाले हैं। तो सुनीति कुमार चटर्जी जो है आपका देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन करने वाले हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। तो ये आपकी नागरिक प्रचारणी संस्था हिंदी के प्रचार प्रसार की सबसे प्राचीन संस्था है। इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। और जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि एक स्वदेशी लिपि है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हिंदी का कि देवनागरी लिपि की लिखावट है। तो देवनागरी लिपि की जो लिखावट है वो एक जटिल लिखावट है, ठीक है। हिंदी के आज 46 MCQ करा दिए हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली सीरीज़ लाऊंगा कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।